बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रिवीजन करनी है जी इनकम फ्रॉम सैलरी की। यकीनन हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमें पहले से कहीं पे पता है। आपको मालूम है कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं, कोई भी हेड ऑफ इनकम हम शुरू करते हैं तो इन चार बातों का जवाब ही ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें सैलरी का स्कोप ढूंढना था। तो सैलरी की डेफिनेशन एक थोड़ी लंबी एक्सटेंडेड डेफिनेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ 7-8 बातों को ऐड किया गया है, ठीक है ना। जिसके अंदर जो सबसे पहले एनी पे वेज रेन्यूमरेशन, ये वाला एक पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने देखा हुआ है। फिर सेकंड बात आ रही थी एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। तीसरी बात आ रही थी द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो बात आ रही थी वो डिस्कस हो रहा था, क्या चीज़ जी, एनी अमाउंट द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने अगर कोई खर्चे किए हैं वो इसके अंदर शामिल हो रहा था। फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इन एडिशन टू सैलरी, ये वाली सारी बातें, ये एक लंबी डेफिनेशन है, ये हमारी नज़रों से गुजरी हुई है। इस सारे का एक निचोड़ था रिवीजन के एंगल से अगर हम बात करें कि अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन से हमें मिलेगी तो वो सैलरी कहलाएगी। अब हमने इंटर हेड एडजस्टमेंट्स भी समझनी है। जैसे कल हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट की बात हो रही थी, गिफ्ट इन काइंड की बात हो रही थी। वहां हम बात कर रहे थे कि गिफ्ट अगर रिलेटिव से आया है तो एग्जेम्प्ट है, इनकम में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से आया तो टैक्सेबल। कहाँ टैक्सेबल है? वहां लिखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वो टैक्सेबल है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रहा हो। कुछ हेड्स ऐसे हैं जहां से अगर ये ट्रांसफर आएगी तो वो उस हेड में ही टेस्ट होगा जाके। यानी अगर एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दे दिया तो कहां जाएगा? वो तो सैलरी में जाएगा। अगर बिजनेस में कोई गिफ्ट मिला है तो बिजनेस इनकम में जाएगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी? क्योंकि इसके अलावा कोई अदर पर्सन जिससे मेरा कोई ये वाला रिलेशन हो, किसी हेड ऑफ इनकम का रिलेशन ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बिजनेस में बिजनेस रिलेशन से जो भी बेनिफिट हम उठाते हैं वो भी कहां जाता है? बिजनेस इनकम में जाता है। इसी तरह एम्प्लॉयर के रिलेशन में जो भी बेनिफिट हम एम्प्लॉयर से उठाते हैं वो कहां जा रहा होता है? तो ये ना हो कि लफ्ज़ गिफ्ट सुने आप और बस आप कहें ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। नहीं, ये वाले दो गिफ्ट अलग हैं। अगर बिजनेस में कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा। अगर सैलरी में कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो सैलरी इनकम में जाएगा। फिर हमने पर्क्स वगैरह की और इनकी कैलकुलेशन का आगाज हुआ था। पर्क्स वगैरह के अंदर अगर हम चलें तो जो बात एक कन्वेंस के ऊपर एक बात हो रही थी और हमने अलग अलग से पढ़ते पढ़ते फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। हमने कहा यार कन्वेंस में मेन इशू क्या इन्वॉल्व है। बच्चों से लिहाज से कि मुझे जरा स्लाइड चेंजर दे दे, फ्रेम लगा हुआ है ना? ओके। तो हमने कहा था यार 3 इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अगर एग्जामिनर कभी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएगा तो 3 बातें कर सकता है। एक तो प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल, जो उसने गाड़ी प्रोवाइड की है, इसका उसूल हमें पता है 5% और 10% वाला लगता है। अगर ओनली फॉर प्राइवेट पर्पसेज है तो 10% लगता है, अदरवाइज 5% लगता है। पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। फिर आ गया रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। गाड़ी का पेट्रोल कौन देगा? अगर पेट्रोल एम्प्लॉयर दे रहा है तो फिर क्या लगेगा? एक्चुअल पर्सनल यूजेज विल बी एडेड टू सैलरी, एक्चुअल पर्सनल यूजेज। और तीसरी बात आ रही थी कि ड्राइवर भी अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो क्या होगा? ड्राइवर की सैलरी जो है वो ऐड हो जाएगी इफ प्रोवाइडेड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। क्योंकि अगर तो सोली फॉर बिजनेस पर्पज है, एक गाड़ी मिली है जो सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल होती है, तो ये भी कुछ ऐड नहीं होना, उसका पेट्रोल भी कुछ ऐड नहीं होना, उसकी सैलरी भी कुछ ऐड नहीं होनी, क्योंकि इट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज। इसका तो कुछ ऐड नहीं होना। ऐड क्यों हो रहा है? पर्सनल यूज की वजह से। अब सिर्फ पर्सनल है तो सारी की सारी अमाउंट ऐड होनी है। फर्ज किया गाड़ी जो है सिर्फ पर्सनल है तो गाड़ी की कॉस्ट का 10% लगा दिया। अब पेट्रोल सारा ऐड होगा, एम्प्लॉय की, ड्राइवर की सैलरी सारी ऐड होगी, क्योंकि कुछ और तो देखना ही नहीं।
तो जाहिर है जितनी एम्प्लॉयर ने दी है वही है परसेंट। अभी अभी चल रहा हूं उधर में। अब दूसरी बात आ गई, अब अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, एक है कि एग्जामिनर हमें यहां प्रोवाइड कर रहा है परसेंटेज कि यार जो गाड़ी है ना उसका इस्तेमाल 30% पर्सनल है, 70% बिजनेस है। पहले वाले में कोई इसकी अहमियत नहीं है, लॉ ने उसको खुद ही हाफ हाफ कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी 30% पर्सनल है तो पेट्रोल भी 30% ही पर्सनल लगा, पेट्रोल के ऊपर ये परसेंटेज लगेगी, ड्राइवर के ऊपर ये परसेंटेज लगेगी, ठीक है ना, ड्राइवर के ऊपर ये परसेंटेज लगेगी, ड्राइवर के ऊपर ये परसेंटेज लगेगी। फ्रेम में देखना वो जो मैंने वहां लिखा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके। अच्छा जी, तो दोबारा से देख लें जनाब, शायद वो क्लिप कटा हुआ है। हम ये बात कह रहे थे कि अगर गाड़ी 30% पर्सनल है और 70% बिजनेस है, तो जब गाड़ी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे यहां ये परसेंट इररेलीवेंट है, लेकिन पेट्रोल में रेलिवेंट है, रनिंग कॉस्ट में रेलिवेंट है। डन होगी बात जी। तो मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी यही जज हो सकती है, और हमने इसके ऊपर बात की थी कि भाई इसी स्लाइड से आप रिवीजन में अपना काम चला रहे होंगे। अच्छा जी, फिर और आगे चलें, अगर कन्वेंस से आगे चले तो अकोमोडेशन का एक जिक्र आ रहा था। अकोमोडेशन सादा सा काम था, कैसे लेकर चलना है जी, अकोमोडेशन को कैसे करना है जी, हमने हायर ऑफ लेना, क्या जी 45% ऑफ बेसिक सैलरी और एमटीएस, और दूसरी बात क्या है, द अमाउंट विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब ऑब्वियसली इस वक्त इसकी टेक्निकलिटी में कोई जाने की जरूरत नहीं है। फिर जिक्र आया था डोमेस्टिक सर्वेंट्स का, फिर जिक्र आया था यूटिलिटीज़ का, ये सारी चीज़ें चलते चलते हमने, ये सारे सीधे सीधे से काम थे, इसमें कोई लंबी चौड़ी काम नहीं था। एक इंटरेस्ट फ्री लोन का भी एक जिक्र आया था कि एम्प्लॉयर ने अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर दिया है तो ये हमने कैसे एंटरटेन करना है। हमने कहा था जी अगर तो इंटरेस्ट फ्री लोन है तो 10% ऐड होगा, बेंचमार्क 10% था हमारे पास। ऐसे अब सादा बात कह लें, 10% से जितना कम इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो ऐड हो रहा है। 0 चार्ज हुआ है तो 10% चार्ज हो गया, 6% एम्प्लॉयर ने लिया है तो 4% चार्ज, एम्प्लॉयर ने 12% लिया है, कुछ भी नहीं ऐड होगा। एम्प्लॉयर ने 10% लिया है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। 10 से नीचे का डिफरेंस ऐड हो रहा है, अगर इससे ज्यादा चार्ज किया है तो फिर ना कोई बेनिफिट होगा ना कुछ ऐड हो रहा होगा। यही मफहूम है ना इस सारी प्रोविजन का, कि 10% से अगर कम इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, वो बेनिफिट ट्रीट हो रहा है। लॉ की नजर में 10% इंटरेस्ट इज फेयर, क्योंकि कोई कहीं से तो लॉ ने इसको लिंक करना था ना, तो उन्होंने एक बेंचमार्क रेट 10% का दिया हुआ है और 10% रेट इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक बात वो भी थी कि कहाँ चार्ज नहीं होगा, 2 जगह पर चार्ज नहीं होगा। एक था कि अगर लोन 1 मिलियन से कम है, और दूसरा था अगर उस बंदे के कोई पैसे कंपनी में पड़े हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह में पड़े हैं, और वो अपने फंड पर इंटरेस्ट नहीं लेता, तो फिर इसको वो चार्ज नहीं होगा, फिर ये प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, फिर हमने और जो इस चैप्टर में बातें की थी, एक ऑब्लिगेशन वेवर की बात हो रही थी कि अगर एम्प्लॉयर अपनी ऑब्लिगेशन वेव ऑफ कर दे तो ऐड हो जाएगी, अगर किसी की ऑब्लिगेशन पे ऑफ कर दे तो वो भी ऐड हो जाएगी। दोनों सूरतों में एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है। और फिर बात हो रही थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी जैसे मैंने बात किया, यहाँ ये देखें अब ये गिफ्ट का उसूल नहीं लगेगा, ये उसूल लगेगा। अब ये वो कल वाली बात से मैच है कि अगर एम्प्लॉयर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो वो तो सैलरी में ऐड हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड नहीं होगा। अच्छा,
बोलिए। एम्प्लॉय के लोन की बात कर रहे हैं जी, ये बात हो रही है। वेयर एन अमाउंट हैज बीन इनकर्ड इन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द अबव लोन, एन एम्प्लॉय यूज द लोन होली और पार्टली फॉर एक्वायरिंग द एसेट और प्रोड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अगेंस्ट इनकम। जी, ये बात ये हो रही है कि अगर ये बंदा इसने इंटरेस्ट फ्री या सब्सिडाइज लोन लिया है एम्प्लॉयर से सब्सिडाइज लोन लिया है और वो लोन इस्तेमाल कर लिया है कोई बिजनेस करने के लिए, फर्ज कर लें कोई शॉप बना ली है उसने छोटी सी, यहां एम्प्लॉयर से उसने लोन लिया था, फर्ज किया 2.5 मिलियन का इसने लोन लिया एट द रेट ऑफ लेट्स अज्यूम 6%, ठीक है। सैलरी में क्या हुआ, 4% ऐड हुआ, 4% ऐड हुआ। इसने एक्चुअली लोन की इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है, 10%। लेकिन इस बिजनेस एक्सपेंस में, क्योंकि इस बिजनेस का तो ये एक्सपेंस है ना, ये इंटरेस्ट चार्जेस इस बिजनेस का तो एक्सपेंस है, यहां कितना माइनस करेंगे, ये लिखा हुआ है यहां 10% करेंगे। क्यों, 6% की है, 4% की हमने सजा भुगत ली है कि हमारी सैलरी में ऐड हो गया, ठीक है ना। 6% तो हमने एक्चुअली पे किया है और 4% की हमें सजा मिल गई है, भाई सैलरी में ऐड हो गया, तो एक्चुअली हमारे ऊपर इंपैक्ट तो 10% का ही आ गया हुआ है, तो 10% ही अलाउ होगा। अमाउंट इक्वल टू बेंचमार्क रेट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। डन होगी बात जी। अच्छा जी, और आगे चलिए। ऑब्लिगेशन वेवर, सेटलमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी बातें, एनी अदर पर्क्स, इसके अलावा भी अगर कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर ने दे दिया तो उसने कहा कि भाई एक उसूल याद रखें, जो उस बेनिफिट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी माइनस अगर हमने कोई पैसे दिए, तो यही तकरीबन बुनियादी उसूल पीछे भी सारी बातों में चल रहा था। फिर एक वो सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी शख्स ने अपना ही घर किराए पर दे दिया है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हमने वही उसूल लगाया था, रिलैक्स कर दिया था इस वाली बात को भी कि यहाँ फेयर मार्केट रेंट अगर नहीं भी है तो आपने जितना रेंट रिसीव कर रहे हैं वही टैक्स होगा। फिर एक अहम बात आ रही थी, सर्टेन पर्क्स बाय विर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, माइनर पर्क्स की कुछ बातें हो रही थी कि फ्री और सब्सिडाइज फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। अगर ये वाले पर्क्स प्रोवाइड किए गए तो कुछ सैलरी में ऐड नहीं होगा। दूसरा, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये भी ऐड नहीं होगा। तीसरा, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एन एम्प्लॉय। जरा गौर करें, ये तीनों लोग ये वाला बिजनेस कर रहे हैं, पहले वाले लोग होटल्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को खाना दें, राइज अपने एम्प्लॉय को खाना दे, उस पर प्रोविजन नहीं लगेगी। जो बंदा होटल रन कर रहा है, KFC, मैकडोनल्ड, ये लोग अपने एम्प्लॉयज को खाना दें, ये उनकी प्रोविजन है। एजुकेशन, राइज एजुकेशन दे तो ये वाला यहां फॉल करेगा, लम्स एजुकेशन दे तो, नस्ट फास्ट अपने एम्प्लॉय को सब्सिडाइज एजुकेशन दे तो फिर ये उसूल अप्लाई होगा, यानी सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। और अगर कोई डॉक्टर्स हॉस्पिटल, कोई सर्जीमेट अपने एम्प्लॉय को ये वाली सहूलत दे तो कुछ ऐड नहीं होगा। 3 बातें तो लॉ ने अलग से बता दी, चौथी उसने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। उसने कहा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा काम अपने एम्प्लॉय को दे रहा हो जिसके ऊपर उसकी कोई मार्जिनल कॉस्ट ना आ रही हो, एडिशनल कॉस्ट ना आ रही हो, जैसे इस क्लास में अगर इस वक्त 2 बच्चे कोई एम्प्लॉय के बच्चे भी बैठे हुए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी कोई कॉस्ट तो नहीं आ रही। रेस्टोरेंट में इतने लोगों का खाना चल रहा है, 4 लोग हमारे एम्प्लॉय भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। बात समझ आ रही? वो कहते अगर किसी और को भी ये लगे कि यार ऐसे है तो वो बोर्ड से राब्ता करें,
कि यार ये वाली सहूलत अगर मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूँ तो मेरी कॉस्ट कोई नहीं आ रही, मुझे अलाउ कर दे मैं अपने एम्प्लॉय को ये सहूलत दे दूँ। अगर बोर्ड नोटिफाई कर देगा तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे पाकिस्तान रेलवे बोर्ड से रब्ता करे कि यार अगर हम रेलवे की टिकट दे दें तो हमारी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। पीआईए वाला कहे कि यार अगर हमें कोई सीट दे दें तो हम सीट देते ही जब जहाज़ खाली जा रहा हो, तो हमारी कोई कॉस्ट थोड़े आ रही है। अब फ्लाइट तो जानी जानी है, अगर 2 एम्प्लॉय भी बैठ के चले जाएंगे और हम उन्हें फ्री या सब्सिडाइज टिकट दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एफबीआर इसको नोटिफाई कर दे तो वो भी। इन 3 के लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लॉ में हमने डाल दिया है। बाकी हमने ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया है कि यार अगर आपको लगे कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप आइए, आप इजाज़त ले लें, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजाज़त हो जाएगी। अच्छा जी, फिर वो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस, इसके ऊपर बड़ी बात हुई। क्या 3-4 केसेस बना लिए थे ना जी हमने। पहले बार तो हमने अलग अलग जरा इसको एक्सप्लेन किया था कि यार मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस और रीइंबर्समेंट में फ़र्क क्या है। मेडिकल फैसिलिटी का तो मतलब है कि हमने क्या कर रखा है, आपको या तो अपना ही हॉस्पिटल बना रखा है या किसी हॉस्पिटल से रिलेशन कर रखा है कि यार हमारा एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय कार्ड दिखाएगा, आप इसकी ट्रीटमेंट करना, ये घर जाएगा, आप हमें बिल भेजना, पैसे हम देंगे। दिस इज कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी। एक है हमने अपने एम्प्लॉय को कहा हुआ कि नहीं, हमारे पैनल पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप जाएं, जाके ट्रीटमेंट करवाएं, ला के बिल हमें दे दें और कैशियर से पैसे ले लें। दिस इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। और तीसरा आ गया मेडिकल अलाउंस कि यार हम आपको फिक्स पैसे दे देंगे, बस आप बीमार हो ना हो, बस वो पैसे आपको मेडिकल के नाम पे मिल रहे हैं, फिक्स अमाउंट मिल रही है सैलरी की तरह। दैट इज मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट एंड मेडिकल अलाउंस। आपको पता है एक मसला है, कैश जब इन्वॉल्व हो जाए तो टैक्स वाले थोड़े से चौकस हो जाते हैं। अब पहला केस बनाया जी, मेडिकल फैसिलिटी रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इज प्रोवाइडेड एज पर टर्म ऑफ। जब आपको हमने जॉब पे रखा तो जो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको ये सहूलत मिलेगी। अब वो फैसिलिटी है या रीइंबर्समेंट है, ये तो बराबर ही बातें हैं। सिर्फ रीइंबर्समेंट में एक दफ़ा पैसे आप दे के आएंगे, सुबह आके ले लेंगे। फैसिलिटी में आपको पहली दफ़ा भी नहीं देने पड़ेंगे। वो कहता है जनाब ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक शर्त है, एक तो नेशनल टैक्स नंबर उस हॉस्पिटल का लिखा हो और एक एम्प्लॉयर इन वाउचर्स को साइन कर दे, सर्टिफाइड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर सर्टिफाइज एंड अटेस्ट द मेडिकल बिल। अगर ये 2 चीज़ें पूरी हैं तो ये जितने भी पैसे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हो गए। दूसरा आ गया मेडिकल फैसिलिटी रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने नहीं कहा हुआ, हम अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। नहीं कहा हुआ का यही मतलब है ना कि जनरली तो कोई नहीं करते, लेकिन अब एक एम्प्लॉय बीमार हो गया अचानक से और हमें लगा यार नहीं बेचारा तंग हो रहा है तो यार हम पैसे दे देते हैं। सबके लिए ये सहूलत नहीं थी। कोई ऐसा वाकया हुआ है, एम्प्लॉय अच्छा था, कोई मंजूर नज़र था, कुछ भी, उसे पैसे दे दिए। वो कहता नहीं ये नहीं, ये पिक एंड चूज वाला उसूल नहीं, ये फुली टैक्सेबल है, आप इसे उसकी सैलरी में ही ऐड करेंगे, जैसे कोई भी बेनिफिट है ये उसी तरह का ट्रीट होगा। और एक है कि अगर आप मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं, जाहिर अलाउंस दे रहे होंगे तो ये एज पर टर्म ऑफ एग्रीमेंट ही होगा ना, तो वो कहता है ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे वो बाद दफ़ा एग्जाम में कह देता है जी 25% मेडिकल अलाउंस मिला तो 15% ऐड हो जाएगा, 15% ऐड बैक हो जाएगा, 10% अलाउ रह जाएगा। फिर इनका कॉम्बो आ रहा है, मेडिकल अलाउंस भी दे रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहे हैं और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, कैश भी दे रहे हैं और फैसिलिटी भी दे रहे हैं। अब लॉ को थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये बड़ी अजीब सी बात है
उन्होंने कहा अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, यानी पैसे को टैक्सेबल कर दिया और फैसिलिटी जो है वो एग्जेम्प्ट है। फिर इसका रिवर्सल आ गया कि ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, नॉट एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका रिवर्सल आ गया। अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और फैसिलिटी इज टैक्सेबल। असल में पिछली स्लाइड के ही कॉम्बो से बन रहा है ये। पिछली स्लाइड में देखें, अगर फैसिलिटी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थी तो एग्जेम्प्ट थी, नहीं थी तो टैक्सेबल थी, और कैश 10% तक अलाउ था, ठीक है ना, कैश 10% तक अलाउ था। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आई तो अब कैश 10% अलाउ नहीं रहा, एक ही फायदा देना है ना, तो फैसिलिटी ज़्यादा बड़ी बेनिफिट था वहाँ, तो क्या है किसी के ऊपर 10 लाख रुपया खर्च हो जाए तो कहा जी फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उन्होंने फिर भी कैश को 10% एग्जेम्प्ट रहने दिया और इसको टैक्सेबल कर दिया। अच्छा, ये इस अटेम्प्ट में मेडिकल फैसिलिटी जो है वो थोड़ा सा टेस्ट भी हो सकती है, और अब आजकल एग्जामिनर का जो स्टाइल चल रहा है वो किसी एक बात को डिस्कस करना शुरू करता है तो उसके ऑल एस्पेक्ट एक ही सवाल में डिस्कस कर देता है, या सिनेरियो ऐसा बनाता है कि ये चारों बातें, पांचों बातें ही वो किसी ना किसी तरीके से जज कर लेता है, पूछ लेता है। अच्छा, लीव एनकैशमेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन लीव और ऑन एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि ये रिटायर होने से पहले जो छुट्टियां अकामुलेट हुई थी, एक बंदे ने कहा यार मेरी 6 महीने की छुट्टियां हैं तो मुझे छुट्टी दो, और वहीं से वो रिटायर हो जाएगा। तो ये वाली छुट्टियों की जो लीव एनकैशमेंट वो ले रहा है, ये वाली भी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट कर दी। लेकिन सबको एग्जेम्प्ट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो रही है। जी ऐड हो जाइए। फिर वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, ये सीधी सीधी सी बात थी। अच्छा जी, फिर हमने इसमें जो और बात एक पढ़ी थी, ये एक हमने कम्प्रीहेंसिव सवाल किया था जहाँ हमने अपने फॉर्मेट्स और बाकी चीज़ों की, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट की बातें हुई थी। ये अक्सर लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट, इसके ऊपर अक्सर एक सवाल आ रहा होता है, वो यहाँ भी हमने रिप्रोड्यूस किया हुआ है, वही पिछली अटेम्प्ट में भी एग्जामिनर ने पूछा भी हुआ है। एक ग्रेजुएटी का जिक्र आ रहा था, पहले हमने ग्रेजुएटी को डिफाइन कर लिया था, फिर हमने कहा था जी ग्रेजुएटी कितनी तरह की होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेजुएटी फुली एग्जाम, ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फुली एग्जाम, ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड एग्जाम्प्ट अप टू 300,000, और एनी अदर के बाद 75,000 और 50% विच एवर इज लोअर। अब अगर यहाँ 10 रुपये भी मिलेंगे तो उसके ऊपर से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बस सिंपल सा काम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट है, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर फुली एग्जेम्प्ट है, अप्रूव्ड बाय बोर्ड 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, और अगर कहीं से अप्रूवल नहीं है यानी अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी है तो 75,000 या 50% विच एवर इज लोअर। फिर इसके ऊपर हमने कोशिश की हुई है, हर एक के अंदर हमने सवाल बनाकर आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स बनाकर दी हुई हैं। कोशिश करें इन सारों को यहाँ से एक दफ़ा जाकर रीड ज़रूर करें, इससे बाहर कोई चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी, कोई चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी। फिर हम प्रोविडेंट फंड पे पहुंच गए थे, और प्रोविडेंट फंड को हमने कहा था यार प्रोविडेंट फंड में 4 बातें हैं, 4 कॉन्सेप्ट हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एक उसके ऊपर इंटरेस्ट, और एक जब ये पैसे मिलेंगे तो क्या करना है। यहाँ हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की हुई थी, बड़ा इसको अलग अलग करके आपको एक एक फंड को अलग अलग उसकी 4 बातें समझाई थी। फिर बड़ी अहम डिस्कशन हमने की थी, एक सवाल बनाया था हमने, और उसके ऊपर हमने इन सारे फंड की सारी कैलकुलेशन को कंबाइन किया था। आपने सिर्फ उसे ही रिवीजन में कर लेना है, बाकी सारे भले छोड़ दें। दिस बात ठीक है ना, जिसमें 3 सालों का डाटा लेके हमने इन्हें तीनों फंड के ऊपर इसकी टैक्सेशन करनी आपको सिखाई थी,
कि ताकि आप इस वाली सारी बात को देख चुके हों, इसको समझ चुके हों। हामिद यार उधर रेडी कर लो भाई उसको, कल भी नहीं आप लोगों ने चलाया था मल्टीमीडिया को। हाँ, इस वाले एक सवाल को ये 3 दफ़ा हल हुआ है। आपका मेन असाइनमेंट प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड यही है, आपने इसी को देखना है जाकर। ये वाला वो सवाल है जिसे मैं कह रहा हूँ कि इस अटेम्प्ट में भी आया हुआ है, हमने यहाँ पहले भी किया हुआ था, लीव एनकैशमेंट और इस तरह का छोटा सा सवाल। ये 3-4 दफ़ा एग्जामिनर ने रिपीट किया हुआ है। जाहिर है फिगर्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो। बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट जो है, कल हमने आपको पास पेपर का एक फ़ाइल बना के भी दी है कि नहीं दी? मैं आप पास पेपर के एक ही फोल्डर में हमने उसको मर्ज कर दिया था। मैं आपको बल्कि वो भी सेंड भी कर देता हूँ ताकि आपके पास ज़रा सिंगल उसमें आ जाए। अच्छा जी, ये सारा काम तो चल रहा है, हम थोड़ा सा इसका ब्लेंड चेंज करें ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ में आए। अब आपने करना क्या है, ये देखें, ये पास पेपर हैं, 10 अटेम्प्ट के पास पेपर आपकी वेबसाइट पे पड़े हैं, ठीक है ना। ये वही 10, हमने आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, सैलरी के अलग दिए हुए हैं, वो वहाँ भी वो यही सारे सवाल हैं, ठीक है ना। आपने करना क्या है, आपने लेटेस्ट अटेम्प्ट से पीछे की तरफ जाना शुरू करना है। जितना आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं, आप करंट अटेम्प्ट, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, ऐसे जाना शुरू करेंगे और यहीं से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप गेज कर पाएँ कि यार डिफ़िकल्टी लेवल क्या आ रहा है पढ़ने में, पढ़ाने में। बाद दफ़ा हम चीज़ों को कम्प्लेक्स करके आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लाने के लिए कई थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन पास पेपर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू गेज यार किस लेवल पे मुझे नॉलेज रिक्वायर्ड है। मसलन ऑटम 23 की अटेम्प्ट का सवाल, अगर आपके पास पास पेपर है तो ओपन कर लें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सितंबर 2023। सितंबर 2023। मैं आपको एक फोल्डर और भी दे देता हूँ। मैंने आपको एक फोल्डर सेंड कर दिया, इसमें सारे पास पेपर, मैंने यही 10 पास पेपर की एक फाइल में उसे कन्वर्ट कर दिया। यहां से ओपन कर लें, आ गया। अब गेज तो यहां से करना है, ये पास पेपर है, ये लेवल है, यहां से हमने देखना है कि यार हम कहां खड़े हैं कहां नहीं खड़े, ठीक है ना जी। चलें जनाब। सलमान वर्क्स एट अ हेड शेफ विच इज ओन्ड बाय दिस। एक ऐसा सिंपल सा डाटा आ गया और उसके बाद उसमें उस डाटा में हमें नजर क्या आ रहा है, बेसिक सैलरी एनुअल है या मंथली है, ये हमने ऊपर से पढ़ लिया करना है कि ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इसका मतलब है एनुअल सैलरी। 24 लाख रुपया साल की सैलरी है। हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन नहीं, 6 लाख रुपया मिला है और बोनस मिला है 4,80,000, ठीक है ना। ये भी कैश है, ये भी कैश है, ये सारे का सारा डायरेक्टली टैक्सेबल है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, 45% वाला रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा जी, कहाँ काम कर रहा है? शेफ है तो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। फौरन हमारे ध्यान में एक बात आनी चाहिए, फ्री और सब्सिडाइज वाली। वहाँ कंडीशन लिखी हुई है कि फ्री भी दे सकते हैं, सब्सिडाइज भी दे सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग ड्यूटी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, इन एडिशन टू द अबव
TC also provided him the following: free meal with while on duty worth 4,50,000। एग्जाम्प्ट हो गई। अब वो जो मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर का आजकल स्टाइल क्या है, वो सवाल बनाता है ना तो उसके अंदर ही 360 डिग्री की तरह पे चलता है। वो कहता है स्टाफ डिस्काउंट अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट ओन्ड बाय ZL, सलमान अवेल द डिस्काउंट वर्थ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब कोई डिस्काउंट कूपन भी दिए हुए हैं, ये तो ड्यूरिंग ड्यूटी आर मिला है, ये तो एग्जाम था। इसका मतलब है ये कूपन तो ड्यूटी आर में नहीं है, ये तो जैसे फैमिली को लेके चले गए, दोस्तों को लेके चले गए, आपको कूपन मिले हुए हैं कि आपको सब्सिडाइज खाना मिल रहा है अभी। इसका मतलब है ये वाला क्या है, ठीक होगी बात। आगे चलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस अप टू द अमाउंट ऑफ 500,000 कवरिंग हिज स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन एज पर टर्म ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा फैसिलिटी में ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर ने क्या अरेंजमेंट करना है। एम्प्लॉयर हॉस्पिटल से खुद भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो वाया इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकता है कि भाई हर एम्प्लॉय का मैं इतने आपको इंश्योरेंस के पैसे दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी विल पे, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू हिज benefit amounting to ₹70,000 during the year. The insurance company incurred expenses 300,000 on hospitalization. सब बातें irrelevant है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जा रहा है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ताल्लुक कब होता, अगर ये एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना होता, फिर हम कहते हैं कि ये पैसे एम्प्लॉयर पे कर रहा। बात समझ आई है? तो ये तो सब कुछ क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब उन्होंने कितने पैसे लगाए हैं, क्या हुआ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी। अ कंपनी मेंटेन कार विच वॉज परचेज बाय TC फॉर 2 million, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 30th June 2023 इज 5.5 million. द कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज। 5%। और किसका, कॉस्ट का, फेयर मार्केट वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम लेवल, ठीक है ना। एन ऑप्शन टू एक्वायर 12,000 शेयर ऑफ ZL एट अ प्राइस ऑफ 98 पर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। द ऑप्शन वॉज ग्रांटेड ऑन 1st February 2023 when the fair market value of the share was 104 per share. Salman exercised the option on 1st March 2023 when fair market value is, वही बेसिक उसूल, फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज की है। 110 रुपए का शेयर 98 रुपए के हिसाब से मिला है, 12 रुपए पर शेयर बेनिफिट अटैच हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 12 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 12,000, ये बेनिफिट आया, ये सैलरी में ऐड हो गया। धनों की बात। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 8% ऑफ द बेसिक सैलरी इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ड्यूरिंग द ईयर 22% प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू सलमान्स अकाउंट। हिज बैलेंस इन द फंड अमाउंटिंग टू ₹9,60,000। बैलेंस ही उसने दे दिया। आमतौर पर इंटरेस्ट देता था और हम ग्रॉसअप करके बैलेंस निकालते थे, ठीक है ना। तो प्रोविडेंट फंड की बेसिक बात आ गई। क्या प्रोविडेंट फंड का उसूल था, जो अमाउंट दी है वो और 1/3 नहीं 1/10 ऑफ द, बात समझ आ रही। अब वो सिंपल अपने उस पे लग रहा है। ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक शेफ कोर्स पे कोई उसको भेज दिया है। सलमान अटेंडेड दिस कोर्स इन दुबई फॉर विच TC पेड अ कोर्स फी ऑफ 500,000 इन रिलेशन टू हिज स्टे इन दुबई। He was provided a travel allowance of ₹2,50,000. However, Salman opted to stay at relative house in Dubai and only spent 100,000 out of the total travel allowance. 5 लाख, ये तो पहली बात है, एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पसेस, एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पसेस।
5 लाख रुपया तो कोर्स की फीस थी, एग्जाम्प्ट। रहने का खर्चा दिया इसको, अगर ये सारा खर्च करता तो ये भी एग्जाम्प्ट था, क्योंकि यहां हमने कहा था विच आर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज। वो दोस्त की तरफ रुक गया और 1 लाख उसका खर्च हुआ। एक्चुअल एक्सपेंस ये है, इसका मतलब है जो 1.5 लाख रुपया है वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, बिकॉज इन एक्सपेंसेस के एग्जाम्प्ट होने के लिए जरूरी है कि ये क्या हो, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज। डन होगी बात। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर सलमान रिसीव एन इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹7,65,000 लेस देन 5 million फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। FTR में चली गई। द अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर सलमान रिसीव्ड, कल यही बात कर रहे थे, अर्न्ड है या रिसीव्ड है, रिसीव्ड। अब अगर ज़कात कटी होती तो ज़कात ऐड करके ग्रॉसअप होना था, ज़कात का उसने जिक्र नहीं किया। 15% टैक्स कटा है तो बस इसी से ग्रॉसअप कर लेते। बात समझ आ रही है ना? कितना आ गया? 7,65,000 डिवाइडेड बाय 0.85, ये इनकम में ऐड होगा, FTR में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 million से कम का इंटरेस्ट आ गया। अच्छा जी, Salman paid ₹300,000 as a donation to non-profit organization listed in 13th schedule of the income tax ordinance, जिस पे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन कब? अगर क्रॉस चेक से पे कर। 80% of the amount was paid through cross check and remaining amount was paid in cash। इसका मतलब है इसके 80% पर हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर TC विदहेल्ड 400,000, ये तो आखिरी एडजस्टमेंट है, जब टैक्स बनेगा उसमें से 4 लाख। अब मुझे इस पूरे सवाल में कोई एक बात बताएं जो ऐसे लेवल पर जज हो रही हो जहां पे हम कहें कि यार ये एग्जाम में हम कैसे करेंगे। एग्जामिनर का लेवल, उस लेवल पर आकर चीज़ों को देखना शुरू करें, फिर आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। देखिए जी, एक तो ये बात, वही बात कि देखिए हमने उसका नाम लिख दिया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल फॉर दी, ये 3 लाइनें, इनका भी 1 नंबर है। बच्चा बाद दफ़ा इसको ही छोड़ा था एग्जाम में। सैलरी 24 लाख, हाउस रेंट 6 लाख, बोनस सारे का सारा, फ्री मील ऑन ड्यूटी एग्जाम, और जो डिस्काउंट कूपन थे 40,000 के टैक्सेबल हो गए क्योंकि ये ड्यूरिंग ड्यूटी याद नहीं थे। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम क्योंकि एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे, एज पर टर्म ऑफ गाड़ी। अब देखना है 2 million पे लगा, 55 लाख पे नहीं लगा। फेयर मार्केट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर ये गाड़ी इसको ट्रांसफर कर दी जाती फिर फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता, और हालांकि ये गिफ्ट होता तो, लेकिन वो गिफ्ट वाला उसूल नहीं लगना, सैलरी वाला उसूल लगना है। अब यही काम आपने असल में रिवीजन में करना होता है कि चीज़ों को आप मिक्स करके देख लें कि यार क्या हो रहा है, एग्जामिनर क्या बात पूछेगा तो मैंने कैसे लेकर चलना। एम्प्लॉय शेयर स्कीम वही 12 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 12,000, यही आपको मुझे सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई मसला नहीं था। प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन 8% बेसिक सैलरी, क्योंकि डियरनेस अलाउंस तो गिवन नहीं है, इसका 8% उसने कहा था कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,92,000, और फिर हमने देखना था 1/10 और 1.5 लाख, ठीक है ना। तो 1/10 जब लिया तो वो आ गया 2,40,000, तो 1.5 लाख वाली लिमिट लग गई। विच एवर इज इनका डिफरेंस, इसमें से ये एग्जाम्प्ट, बाकी चला गया। विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट तो यहां लगेगा ना। 1,92,000 की कंट्रीब्यूशन थी, अलाउड 1.5 लाख तक थी, ओवर एंड अबव डन होगी बात। फिर ये तो अभी हुई है किसकी कैलकुलेशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन। अभी हमने पढ़ा है एम्प्लॉय को इग्नोर करना है,
एम्प्लॉयर की ट्रीटमेंट करनी और फिर इंटरेस्ट देखना है। अब इंटरेस्ट की बारी आई। प्रॉफिट ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस निकाल लिया था आपने और उससे कैलकुलेशन करके हमने वही 16% और वो वाली कैलकुलेशन की तो पता चला वो अपनी लिमिट में ही। जो कोर्स फीस 5 लाख पे की, एग्जाम ट्रैवलिंग 1.5 लाख, ये सैलरी की इनकम आ गई 3.956, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। अब और भी आ रहा है इंटरेस्ट इनकम 9 लाख, पहले ऐड कर दी, एफटीआर में जा रही ना, फिर माइनस कर दी, एफटीआर वाला ट्रीटमेंट डन, फिर वही इनकम वापस वहीं आ गई, क्योंकि जो और भी कोई भी इनकम आई है वो एफटीआर ही की इनकम है। अब टैक्स लाइबिलिटी, तो ये तो सैलरीड ही है बंदा, जब सैलरीड है तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी शुरू की। कितनी आ गई जी टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास? ये बन गई 4,94,000, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम 15%, ये सिर्फ शो करने के लिए, ये इसका 15%, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कितना है? 4,94,000। अब टैक्स क्रेडिट भी देना है, एवरेज रेट इन दोनों को ऐड करके नहीं निकलेगा, एवरेज रेट में एफटीआर के रेट शामिल। ये देखिए 4,94,000 से रेट निकाल रहे हैं हम, एवरेज रेट डिवाइडेड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस। और आखिरी ट्रीटमेंट क्या है? वो जो एडवांस टैक्स डाला हुआ था उसने, ये यहाँ 5,99,000 बनता है, 4 लाख पहले ही दिया हुआ है, ये डन होगी बात। तो मेन काम आपका यही है, आपने इधर से वापस जाना शुरू करना है और अपने हाथ से एग्जाम के कुछ 1-2 सवाल अपने हाथ से सॉल्व करें। अगर खुदा ना खास्ता कहीं आप फंस गए तो फॉर्मेट में फंस जाएंगे। ये जो भी हम कह रहे हैं ना, ऐड कर दिया, लेस कर दिया, बच्चा इसी पे फंस जाता है एग्जाम में, टेस्ट में। ये एफटीआर का डिस्क्लोजर ही उसे करना नहीं आ रहा होता, ऐड हुआ, लेस हुआ, और फिर एफटीआर का डिस्क्लोजर टैक्स में भी तो आना है, ठीक है ना। एफटीआर का डिस्क्लोजर टेस्ट में भी तो आना है। ये टैक्स क्रेडिट आ गया, इन दोनों को ऐड किया, ये माइनस किया, ये टैक्स पेबल आ गया। 4 लाख एडवांस पहले ही कटा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या आ गया? टैक्स विदहेल्ड बाय बैंक, क्योंकि उसका तो टैक्स कट गया ना, डिडक्शन एट सोर्स हो गई थी, इसलिए वो भी माइनस हो गया। तो 64,030 रुपये जो है वो भी हमने टैक्स पे करना है जी। हाँ, टैक्स क्रेडिट पे तो यही हमने उसूल पढ़ा था ना कि कोई इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम डोनेट कर सकता है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, वो वाला उसूल लगा। डन होगी बात जी। चलिए, सितंबर 21 की अटैक, सितंबर 21 की अटैक, कोई खास प्रोविजन नहीं है, यानी कोई बिजनेस सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पे कोई स्पेशल रूल लगेगा। जैसे वहां उसने कह दिया था कि क्या क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, कहता जी बेसिक सैलरी, अब ये मंथली है, ठीक है ना, मंथली गिवन है, मंथली बेसिक सैलरी 1,20,000, मेडिकल अलाउंस 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 कैश 20,000, हाउस रेंट अलाउंस कैश, सैलरी का बेसिक सैलरी का 10% एग्जेम्प्ट हो सकता है, 10% 12,000 बनता था,
ये 20,000 मिल रहा है, इसका मतलब है ओवर एंड अबव एनुअलाइज करके ओवर एंड अबव कहाँ जा रहा होगा, टैक्सेबल इनकम में जा रहा होगा। इन एडिशन टू द अबव द एम्प्लॉयर आल्सो प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट। ये बात याद रखें, मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत दफ़ा बात की है, बहुत दफ़ा आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि आपने जब सवाल करना है तो सवाल की टोटलिटी को जज नहीं करना, एक अलग 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 बात देखनी है। हो सकता है पूरा सवाल पढ़ के हम घबरा जाएं, नहीं कुछ नहीं हुआ, बेसिक सैलरी गिवन है 1,20,000, इसको उठाएं टैक्स में लेके जाएं, इसके भी तो नंबर है ना वहाँ कि इसे 12 से ज़रब दे के इसको मैंने अपने फॉर्मेट में लेके जाना। मेडिकल अलाउंस को उठाएं लेकर जाएं, हाउस रेंट को उठाएं। अभी कोई बात आई है, कोई काम की बात आई है, लेकिन हमने कोई 2-3 नंबर हासिल कर लिए हैं। एक पहला नंबर तो वो 3 लाइनें लिखी ऊपर और फॉर्मेट शुरू किया। इनमें से हर चीज़ को यहाँ से पिक करने के कोई ना कोई मार्क्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हुए हैं आपकी आंसर की के अंदर। एग्जामिनर बाउंड है कि वो मार्क्स आपको दे के चलेगा। अब आगे जी आप यहाँ पर, कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। द कार वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 एट द कॉस्ट ऑफ 1.4 million. एज पर कंपनी पॉलिसी, नोमान परचेज दिस कार at its book value 4,50,000 on the completion of 5 years, that is 30 जून 2021। हम खड़े कहाँ हैं, जून 2021 में। दो बातें होगी, पूरा साल गाड़ी इस्तेमाल भी की है हमने एज ए कन्वेंस प्रोवाइडेड, उसके ऊपर वो उसूल लगाएंगे। कौन सा उसूल लगाएंगे, 5% वाला। 5% किसका लेंगे, और आखिर में हमें गाड़ी मिल गई है कितने की, और उस वक्त कीमत कितनी थी, डिफरेंस, ये बेनिफिट है। एसेट ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, दो प्रोविजन लगा दिया उसने। हमें नहीं पता बाकी सवाल हमें आता है नहीं आता, आगे कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात आ रही, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था, हम चले गए उसी तरह। Provident fund contribution of 18,000 per month to recognize provident fund. An equal amount was contributed by Noman, employer, employee, बार बार देख रहे हैं। Interest income of 5,40,000 at the rate of 18। अब ये वो नॉर्मल वाले स्टाइल में दिया उसने। ये इंटरेस्ट है 18% मिला है, इसको डिवाइड किया 18% से और फिर 16% से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी जब इंटरेस्ट गिवन हो तो हम क्या करते हैं, जितना इंटरेस्ट गिवन हो इसको 16 डिवाइडेड बाय जो रेट गिवन हो उस ऐसे चल रहा है। परसेंट लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है, मैथमेटिकल। अब ये बिल्कुल एक पेट क्लास की हर एडजस्टमेंट के अंदर आने वाली बात है। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो ऑलमोस्ट सारे मार्क्स जितने जितने भी एलोकेट हुए हैं वो पूरे पूरे मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं कोई गलती का चांस नहीं आ रहा ना। ऑन 1 जुलाई 2020 ही वाज पेड एजुकेशन अलाउंस ऑफ एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल हो गया। ऑन 2 जुलाई 2022 ही वाज पेड रीलोकेशन अलाउंस टैक्सेबल हो गया। HR committee approved a performance bonus for the year 30th June 2021 for all employees. Noman received 4 lakh performance bonus at, अच्छा हम कहाँ खड़े हैं, 30 जून 2021 को खड़े हैं और ये आ रहा है रिसीव हुआ है, हाँ जी ऑन जुलाई। ओके, ये तो अगले साल में जाकर टैक्स होगा, क्योंकि सैलरी कैसे टैक्स होती है, receipt basis. On 1st April, Noman obtained a loan of ₹5 million at 6% per annum. 1 अप्रैल को लिया 2021 को, to purchase a new house for his own use. The first installment of the loan was paid on 30th June। कुछ भी नहीं हुआ, सीधा सीधा 4% डालें, लेकिन टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा, 3/, टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा। डन। अदर इंफॉर्मेशन, ओमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम 5,10,000 ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन
डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एट 15%। देखिए हम कहते हैं ना कि पास पेपर करेंगे क्या फायदा होगा, देखिए सेम रिपीट हो रहा है, अभी आपने देखा यही एग्जैक्टली यही थी। 5,10,000 डिवाइडेड बाय 0.85 ग्रॉसअप हो गया, एक दफा ऐड करेंगे एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी में भी इसका टैक्स 15% ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। डन होगी बात जी। Zakat of 200,000 was paid under Zakat and Ushur ordinance, straight deduction. On 1st October, Noman received advance of rupees 1.2 million for 12 months for renting of office premises. This amount include 400,000 for utilities, cleaning and security. During the year 21, incurred the following expenditure. Noman received advance rent, जो कल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या जी? एक है नॉन एडजस्टेबल एडवांस, एक है एडजस्टेबल एडवांस। इसके ऊपर 1/10 वाला उसूल अप्लाई नहीं होना, ये तो रेंट एडवांस है, साल का इकट्ठा रेंट ले लिया है। वो कहता है इस 12 लाख में से 4 लाख जो है वो यूटिलिटीज का है, इसका मतलब है 8 लाख रेंट है, ये 4 लाख तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा कल वाले उसूल के तहत। अब उसने कहा जी रिपेयर का कोई ताल्लुक नहीं है, इसके लिए तो रिपेयर अलाउंस मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्कुल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन इसके 4% की लिमिट लगा के देख लेनी है इसके ऊपर बस। यूटिलिटी एंड इसे अदर इनकम में लेके जाना है, ये अदर इनकम का एक्सपेंस है। 4 लाख की अदर इनकम गई, 2.5 लाख का एक्सपेंस आया, रिमेनिंग हमारी प्रॉफिट में गया, कहानी खत्म। अब देखें ये इस सवाल में कौन सी ऐसी बात आई कि खुदा ना खास्ता एग्जाम में जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, ये क्रूवल वाली एडजस्टमेंट डालेंगे, क्योंकि रेंटल इनकम कहाँ से शुरू हो रही है? 1 अक्टूबर की, और रेंट रिसीव्ड हुआ है 12 महीने का, तो इसमें से 9 मंथ को इधर लाएंगे, इसमें से भी 9 को इधर लाएंगे। ऐसे ये भी टाइम में पोर्शन होगा, ये भी टाइम, दोनों टाइम में पोर्शन होंगे। यूटिलिटी भी ऐसी जाएगी, और जो यूटिलिटी एंड क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी नीचे आ रही है वो भी अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, वो तो एक्सपेंस ही है पहले ही। देखें यहां से देखें, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, प्रॉफिट ऑन डेट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये 12 में से पहले तो 4 निकाले ना, 8 रह गया। अब 8 को 9/12 किया, ठीक है ना, ये चला गया 6 लाख। अब इस 6 लाख का 1/5 लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा आ जाएगा, रेंट कलेक्शन के ऊपर वो लोअर लगाकर देख लिया, एक तो ये काम हो गया, ये तो प्रॉपर्टी इनकम आ गया। अब आ गई आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी, क्योंकि ये 4 लाख फिर उसका है, इसको 9 महीने में कन्वर्ट किया, और ये कितना आ गया? 3 लाख। इसमें से ये जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, इसे टाइम में पोर्शन नहीं किया, क्योंकि वहां लिखा हुआ भी जब आप देखेंगे, इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द, ये तो इस साल के एक्सपेंसेस। डन होगी बात जी। तो ये 2 सवाल आपको नजर आ रहे हैं जो क्लियरली मैसेज आपको दे रहे हैं कि भाई अगर आप सही सही चलेंगे तो कोई मसला होने वाला नहीं है, अगर आप सही सही चलेंगे। हाँ, अगर आप परेशान होकर चले जाएंगे, आखिरी दिनों में सारी तवज्जो इस तरफ ले जाएंगे कि यार मुझे क्या नहीं आता, तो फिर काम खराब है। आखिरी दिनों में पढ़ने के साथ साथ तवज्जो सारी इस तरफ होनी चाहिए, मुझे क्या आता है यार, मैं इसमें से ऐसे नंबर ले लूँगा, अच्छा फुला वाली बात तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं वहाँ से तो नंबर खींच ही लूँगा। ऐसे करते करते आपका कॉन्फिडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आपका परेशान होना। परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता। आ जाओ भाई, आप टेस्ट कंडक्ट करवाएं, आप थोड़ा खुले खुले बैठ जाएं।